नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई क्लास में। आज की क्लास रीट मेंस 2026 के लिए, जिसको आप थर्ड ग्रेड या फिर कहें तृतीय श्रेणी मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ये क्लास रहेगी। आज की क्लास में 3 सब्जेक्ट कवर करेंगे और वो 3 सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, और इसी सेक्शन में दिया हुआ है अभिनव विकास योजनाएं, वो भी, और सूचना तकनीकी के प्रश्न भी आज की क्लास में शामिल किए गए हैं। हम ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे एमसीक्यू यानी कि प्रश्नोत्तर और थ्योरी के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले आप क्लास को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और फिर अच्छी नहीं लगे तो वापस डिसलाइक करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लाइक कर दो फटाफट से। और फिर शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये कथन है आपके नेल्सन मंडेला का। तो इसको आप अपने जीवन में उतारें, शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें और इसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए करें। पहले खुद को बदलें, फिर अपने घर को बदलें, फिर अपने परिवार को बदलें, समाज को बदलें, फिर आप अपने गांव को बदलें, फिर अपने जिले को बदलें, फिर राजस्थान को बदलें, और फिर पूरे भारत को बदलें, फिर पूरी दुनिया को आप बदल सकते हैं। धीरे धीरे प्रयास करना होता है और धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं, लास्ट तक देखिएगा, पूरा कंप्लीट। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। चलिए और शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। 13 अक्टूबर 2025 को, कब की बात है? 13 अक्टूबर 2025 की बात है। और इसमें क्या कहा जा रहा है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में विकसित राजस्थान @ 2047 विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया। कब किया? 13 अक्टूबर 2025 को। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, कब किया गया है। 13 अक्टूबर 2025 की बात यहाँ पर की जा रही है। इसका अनावरण किया है राजस्थान विकसित राजस्थान, विकसित राजस्थान। कब तक? @ 2047। ये उसी थीम पर आधारित है जैसे विकसित भारत @ 2047, उसी अनुरूप ये तैयार किया गया है। इसे राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, इस विजन डॉक्यूमेंट है। ये क्या है? ये विजन डॉक्यूमेंट है। इसको तैयार किसने किया है? तो राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर, टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, यानी कि रीति, RITI के द्वारा तैयार किया गया। और किसके मार्गदर्शन में? तो नीति आयोग के मार्गदर्शन में। तो नीति आयोग और RITI ने मिलकर ये काम किया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये 2 कथन दिए गए, इन दोनों कथनों में आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर साथियों कुछ बातें आपको और ध्यान में रखनी है। तो बातें मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर कुछ कुल थीम कितनी है। तो 4 थीम है। देखो जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको वापस हटा रहा हूं मैं, ताकि आपको और चीजें मैं बता सकूं। ठीक है, इसको एक बारी मैं दोबारा हटा रहा हूं क्योंकि ये तो कथन में लिखा हुआ ही है। अरे ऐसे कैसे कर रहा भाई, चल जा सही से। इसकी 4 थीम रखी गई है। क्या रखी गई है? 4 थीम इसकी निर्धारित की गई है और ये 13 महत्वपूर्ण क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। तो 13 क्षेत्र तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आपको 4 थीम है वो थोड़ी ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी इसकी थीम है वो निर्धारित यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर अपन इसकी थीम की बात कर लेते हैं। कितनी थीम रखी गई है? 4 थीम यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो विजन डॉक्यूमेंट के 4 थीम पर आधारित है। तो ये 4 थीम कौन कौन सी है, इनकी बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली थीम है जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण। क्या है? जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, एक थीम तो ये रखी गई है। दूसरी थीम इसकी रखी गई है
तीव्र विकास, यानी कि विकास है वो तेजी से होना चाहिए, तीव्र विकास। और क्या है, समृद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, राज्य के अंदर समृद्धि होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, रोजगार। पहले तो क्या कह रहे हैं कि जनता का कल्याण हो, सामाजिक सशक्तिकरण हो। और सामाजिक सशक्तिकरण कैसे होगा, तीव्र विकास, समृद्धि और रोजगार से होगा। फिर इसी के साथ क्या होना चाहिए, हमारे पास बुनियादी ढांचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बुनियादी ढांचा होना चाहिए। बुनियादी ढांचा होगा तो ये आपके क्या होगा, सतत विकास होगा। तो तीसरी थीम क्या है, बुनियादी ढांचा और सतत विकास। तीसरी थीम क्या, बुनियादी ढांचा और सतत विकास। चौथी थीम रखी गई है नीति। नीति एकदम बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और वित्त अनुरूप होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्रशासन है वो बहुत ही शानदार मजबूत होना चाहिए। तो चौथी थीम है नीति, वित्त और प्रशासन। तो ये आपके 4 थीम रखी गई है। प्लस इसमें क्या है, 13 क्षेत्र शामिल है। क्या है, 13 क्षेत्र इसमें शामिल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो विजन डॉक्यूमेंट के आपको इसमें राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी भी है, मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष है। इसके क्रियान्वयन के लिए क्या बनाई गई है, स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी है। तो इस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस कमेटी का अध्यक्ष होगा मुख्य सचिव। राजस्थान का मुख्य सचिव कौन है, बताओ फटाफट से, देखो बताओ, देखें। अभी हाल ही में ये चर्चित था तो आपको बताना है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में राजस्थान में किस शहर में स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना शुरू की गई है। ये भी एक अनोखी योजना है, अनोखी परियोजना है। क्या है कि निजी आवास है जो आपके, क्या है, निजी आवास या अपन कह सकते हैं अपने घर है, निजी आवास कह दो या अपने जो घर है उनकी छतों पर क्या किया जाए, छतों पर फार्मिंग की जाए। छतों पर क्या की जाए, फार्मिंग की जाए, यानी कि खेती की जाए। फार्मिंग का मतलब क्या है, खेती की जाए। और ये योजना किसने शुरू की है, अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा शुरू की गई है। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि कहाँ पर है, दुर्गापुरा में है, जहाँ पर कृषि संस्थान है, दुर्गापुरा जयपुर में। इसके द्वारा ये शुरू की गई है। मैं यहाँ लिख देता हूँ किसके द्वारा शुरू की गई, तो अंतर्राष्ट्रीय नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान दुर्गापुरा के द्वारा शुरू की गई है। अभी ये योजना है ना, ये योजना सिर्फ और सिर्फ शहरी योजना है, यानी कि शहरी क्षेत्रों के लिए योजना है। इसके लिए ये योजना केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्र भी शामिल, शहरी क्षेत्र ही शामिल है, केवल शहरी क्षेत्र। उद्देश्य क्या है कि जयपुर नगर निगम है वो घरों की छतों पर क्या है, सब्जी खेती करेगा। किसकी, सब्जी की खेती करेगा। और इससे क्या होगा, इससे जो सब्जी है ना वो ताजी मिलेगी। इससे ताजी प्लस जैविक सब्जी मिलेगी, जैविक सब्जी का उत्पादन होगा। क्या होगा, जैविक सब्जी का उत्पादन होगा। एक तरह से अनोखी योजना है। और क्या योजना है, योजना का नाम है स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग योजना। तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ कहाँ, जयपुर में शुरू की गई है, जयपुर नगर निगम के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय नवाचार प्रशिक्षण संस्थान है, इसके द्वारा ये शुरू किया गया। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। शानदार योजना है, ध्यान रखें। तो अनोखी योजना है तो पूछा जा सकता है कि भी ऐसा हो सकता है, सुना नहीं हो बच्चों ने, तो पूछ लेते हैं। अगला है 17 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक राजस्थान स्वास्थ्य विभाग मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण एनीमिया से निपटने के लिए FCM पिंक ड्राइव अभियान शुरू करेगा। शुरू करेगा कि ये अभियान हो चुका है, क्योंकि ये डेट है वो निकल चुकी है। 30 नवंबर की डेट तो आज ही है, 30 नवंबर। तो इस पहल का उद्देश्य फेरिक कार्बोक्सी
माल्टोज, एफसीएम का पूरा नाम पूछ ले तो फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन के उपयोग को बढ़ावा देकर मात्र मृत्यु दर में कमी लाना है, जो आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के निदान और उपचार में प्रभावी है। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें सीखने को मिलेगी। क्या बातें हैं? सबसे पहले तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। शरीर में लौह तत्व की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। ठीक है। आयरन किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हमारे रक्त का रंग जो लाल है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और इस आयरन की कमी से क्या रोग हो जाता है? एनीमिया। तो इस एनीमिया को कमी दूर करने के लिए कौन सा एफसीएम, कौन सा इंजेक्शन है? एफसीएम इंजेक्शन। एफसीएम का मतलब क्या है? फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, ये इंजेक्शन लगाया जाएगा और इससे क्या किया जाएगा? मृत्यु दर में कमी लाई जाएगी। ये आपके यहाँ पर शुरू किया गया है। तो इसके लिए अभियान कौन सा शुरू किया गया है? तो यहाँ पर अभियान शुरू किया है पिंक ड्राइव अभियान। कौन सा अभियान है? पिंक, एफसीएम पिंक ड्राइव अभियान। तो मैं पिंक कलर से लिख रहा हूं तो आपको याद रहेगा, पिंक ड्राइव अभियान। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, दोनों कथन बिल्कुल सही है। ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू की गई पहल है, शानदार पहल है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये किसके लिए है मुख्य रूप से? एनीमिया किसमें? तो ये मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलता है। इसमें गर्भवती महिलाओं में ये समस्या देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में राजस्थान के किन शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? किन शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? बताओ देखें। तो राजस्थान के यहाँ पर 6 शहर हैं। कितने? 6 शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। 6 स्मार्ट सिटी का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। वो 6 शहर कौन कौन से हैं? तो वो अपन बात कर लेते हैं। ये आपके शहर है मंडावा, जो पहले ऑप्शन दिया है, मंडावा, खाटू श्याम जी, अलवर, भिवाड़ी, बीकानेर, भरतपुर। ये 6 शहर हैं, आपको ध्यान में रखना है। और इन शहरों के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। 900 करोड़ का बजट। कितना बजट है? 900 करोड़ का यहाँ पर बजट है और निधि आवंटन के रूप में दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर सभी शहरों के लिए अलग अलग है, ये भी ध्यान में रखना। तो मैं शॉर्ट में बता, चलो पूछेगा तो है नहीं, क्यों फालतू। 900 करोड़ ध्यान में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, इतना ध्यान में रख लो, खूब है। इतना डिटेल से कोई नहीं पूछता है। ठीक है, इतना ध्यान में रख लेना, खूब है। शहर कौन कौन से आपको ध्यान में रख लेना। ठीक है। अब इनका विकास कौन करेगा? तो इनके विकास के लिए जो आपके एजेंसी है वो कौन सी है? जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। कौन है? जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। ये इसका क्या है? आपके नोडल है या प्रबंधन सलाहकार है, जो भी आप मानो, इसको मानना, नाम ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये 6 शहर है, आपको ध्यान में रखना है। मंडावा, खाटू श्याम, अलवर, भिवाड़ी, बीकानेर, भरतपुर। तो सभी आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। 6 स्मार्ट शहर, संख्या भी आपको ध्यान में रखनी, 6 स्मार्ट शहर है, दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में नवीन स्वर्ण भंडारों की खोज की गई? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपके एग्जाम में है वो पूछा जा सकता है। ऐसा प्रश्न पहले भी बना है और इस बार भी बन सकता है। ठीक है। एक आपको इससे पहले आपको ध्यान में रखना, एक लोक रंग महोत्सव, इसको पढ़ें उससे पहले एक मेरे को याद आ गया, लोक रंग महोत्सव। ये लोक रंग महोत्सव आपको ध्यान में रखना है। ये आपके लोक रंग महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? जयपुर में आयोजित हुआ। ये आपको ध्यान में रखना। कौन सा था? 28वां लोक रंग महोत्सव था। ठीक है। कब आयोजित हुआ? 7 से 17 अक्टूबर तक। 7 से 17 अक्टूबर तक ये लोक रंग महोत्सव है, ये आयोजित हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं स्वर्ण भंडार की। ये स्वर्ण भंडार है, इससे पहले भी प्रश्न बना है और अब भी प्रश्न बन सकता है।
थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो स्वर्ण भंडार की बात करते हैं। स्वर्ण भंडार, देखो इससे पहले जो प्रश्न बना था ना, वो किससे बना था? तो वो आपने नाम सुना होगा, अगर आप पेपर देते रहते हो और पेपर देखते रहते हो तो जगपुरा भूकिया, नाम सुना होगा, जगपुरा और भूकिया, ये दो क्षेत्र हैं, इनसे प्रश्न बना था। और ये जगपुरा और भूकिया क्षेत्र ये भी कहाँ पर है? ये भी आपके राजस्थान के बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। अब प्रश्न किससे बनेगा? अब आपके प्रश्न बनने वाला है इससे, कांकरिया गड्ढा से। किससे? कांकरिया गड्ढा। अब प्रश्न बनेगा कांकरिया गड्ढा से। और ये भी कहाँ है? ये सेम ही जगह है, वहीं पर है, घाटोल तहसील है। और घाटोल तहसील आपके कहाँ पर है? बांसवाड़ा। ये ऊपर वाले जो क्षेत्र दे रखे हैं ये भी आपके घाटोल में ही है, ये भी घाटोल तहसील के ही है, ध्यान रखना। तो घाटोल तहसील के कांकरिया गड्ढा में स्वर्ण भंडार की खोज हुई है। और खोज कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। तो ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर बात करें तो स्वर्ण के साथ साथ यहाँ पर और भी चीजें मिली हैं। क्या क्या मिला यहाँ पर? तो स्वर्ण तो मिला ही है, स्वर्ण प्लस यहाँ पर क्या मिला है? तांबा भी मिला है। इसके साथ क्या मिला है? निकल भी मिला है, यहाँ पर निकल के अंश भी है। कोबाल्ट भी, यहाँ पर कोबाल्ट के अंश भी मिले हैं। तो स्वर्ण, तांबा, निकल, कोबाल्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर मिली हैं। और अगर यहाँ पर सोने का निष्कर्षण है शुरू हो जाता है तो ये भारत का दूसरा राज्य बन जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। लगभग अगर इसका निष्कर्षण शुरू हो जाता है तो 25% योगदान किसका होगा? राजस्थान का होगा। अगर यहाँ से सोना निकलना प्रारंभ कर देते हैं तो राजस्थान का योगदान कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा, ध्यान रखना है। और सोने के भंडार है वो कितने मिले? 1.20 टन। कितना? 1.20 टन सोने के भंडार यहाँ पर मिले हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है राज्य सीवरेज एवं वेस्ट वाटर नीति। थोड़ी नीति के बारे में है, थोड़ा ध्यान में रख लेना। और इससे पहले एक चीज और, इस नीति को पढ़ें तो यहाँ पर मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। सेवा योजना पुरस्कार, सेवा योजना पुरस्कार पूछ ले तो ये किसको मिला है? तो ये आपको ध्यान में रखना, ललित कुमार को मिला है। किसको? ललित कुमार को ये पुरस्कार है दिया गया है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि किसको दिया गया है। तो ललित कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है। जयपुर के आपके क्या है, इनको विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, इनको दिया गया है ये पुरस्कार। तो अब देखते हैं इस कथन को। राजस्थान सरकार ने ये नीति 31 अगस्त 2025 से लागू की है। बिल्कुल सही है, 31 अगस्त 2025 से ये नीति लागू की गई है। और इसका लक्ष्य है आगामी 7 वर्षों में, कब तक? आगामी 7 वर्षों के भीतर सभी शहरों में 100% सीवरेज कवर करना है। बिल्कुल सही है। इस नीति के तहत जिन क्षेत्रों में पहले से सीवरेज लाइन बिछी है, तो पहले से है उनके लिए 6 महीनों के अंदर, 6 माह का समय है। पहले से जिनमें सीवरेज लाइन है ना, उनको 6 महीनों में घरों को जोड़ना है। और 90 दिन नहीं है। तो 90 दिन किसके लिए है? जो नई परियोजना आएगी ना, नई परियोजना के तहत अगर कोई घरों को जोड़ा जाना है तो नई परियोजनाओं में समय कितना है? 90 दिन है, थोड़ा ध्यान में रख लेना। इसकी राज्य स्तरीय समिति में न्यूनतम 5 सदस्य अनिवार्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना। जिला स्तर पर समिति गठित की जाएगी, जो कि उसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर हो जाएगा। और राज्य स्तरीय समिति है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अतिरिक्त मुख्य सचिव। अतिरिक्त मुख्य सचिव है वो इसके अध्यक्ष हो सकते हैं, स्थानीय सचिव भी हो सकता है, प्रमुख सचिव भी हो सकता है। बस इतना ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पर सी कथन है वो सही, सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। देखिए आगे भी अगर ऐसी ये क्लास में अपन 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं, ध्यान रखना। करंट अफेयर भी है हमारे, और इसी के साथ आपके क्या कहते हैं इसको, आईसीटी भी है, और इसी के साथ योजना भी पढ़ने वाले हैं। आगे भी ऐसी क्लास, पहले तो पूरी क्लास देखो, क्लास और भी ऐसी चाहिए तो कम से कम आपके कितने कमेंट मानूं मैं आपको,
कम से कम 20 कमेंट आने चाहिए। 20 कमेंट आएंगे तो अगली क्लास इस प्रकार की आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, हाल ही में दिल्ली में आयोजित कुकी वॉन कप अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक हासिल किया है? तो यहाँ पर राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें एक का नाम है निशी सक्सेना, एक का नाम वीर प्रताप सिंह, एक का नाम है दिव्यांशु कटारा। और इन तीनों का संबंध कहाँ से है? इन तीनों का संबंध है भरतपुर से। तीनों के तीनों कहाँ के हैं? भरतपुर के तीनों खिलाड़ी हैं। और तीनों के तीनों ने कौन सा पदक जीता है? तीनों ने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। कौन सा पदक है? कांस्य पदक हासिल किया है। या बाहर कैटेगरी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, इतनी कोई महत्वपूर्ण प्रतियोगिता नहीं है। इनका नाम ध्यान में रखना, निशी, वीर प्रताप और दिव्यांशु, तीनों का संबंध किससे है? तो संबंध ताइक्वांडो से है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा है? ताइक्वांडो प्रतियोगिता। तो ताइक्वांडो खेल से इनका संबंध है, बस इतना ध्यान में रख लेना। उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। फोस्टर केयर योजना, ये योजना केंद्र सरकार की योजना है। फोस्टर केयर योजना महत्वपूर्ण योजना है, थोड़ा इसको समझते हैं। फोस्टर केयर योजना, फोस्टर केयर योजना की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना है। अब इसमें क्या है कि 2 वर्ष तक अगर कोई बच्चा है जिसके माता पिता पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है, माता पिता क्या है? अक्षम है, ऑप्शन देखो पहला। या फिर बच्चा क्या है? अनाथ है, या बच्चा बाल श्रम से पीड़ित है, या मिसिंग चाइल्ड कैटेगरी में, यानी कि उसका कोई नहीं है, मिसिंग हो चुका है। तो अगर कोई भी परिवार है, ठीक है, कोई भी परिवार है, उनका पालन पोषण करना चाहता है, और अगर वो 2 वर्ष तक पालन पोषण करता है, 2 वर्ष तक पालन पोषण करता है, कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक पालन पोषण करने वाला है, करने वाला परिवार, कोई इच्छुक परिवार है, जिम्मेदार परिवार है जो 2 वर्ष तक इनका पालन पोषण करता है, तो अब केंद्र सरकार कह रही है कि वो इनको स्थायी रूप से गोद ले सकते हैं। स्थायी गोद है वो इनको ले सकते हैं। इन बच्चों को क्या कर सकते हैं? स्थायी रूप से गोद ले सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 2 वर्ष तक बच्चे का पालन पोषण करने वाले परिवार है, इस बच्चे को स्थायी रूप से गोद ले सकते हैं। और इन बच्चे का जो रियल माता पिता है उनको अब लीगल फ्री कर दिया जाएगा। इसमें क्या है? जो वास्तविक यानी कि रियल पेरेंट है, रियल माता पिता है, रियल माता पिता, वो क्या हो जाएंगे? लीगल फ्री। लीगल फ्री का मतलब है कि अब उनका कोई कानूनी अधिकार है वैसे नहीं रहेगा इन बच्चों पर। ठीक है, ऐसा प्रावधान इसके अंदर किया जा रहा है। तो कौन से बच्चे शामिल होते हैं प्रश्न में पूछा गया? तो ऐसे बच्चे जिनके पास माता पिता पालन पोषण कर नहीं सकते, या फिर अनाथ हैं, या फिर बाल श्रम से पीड़ित हैं, या मिसिंग चाइल्ड कैटेगरी में आते हैं, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में क्या कह रहा है प्रश्न कि हाल ही में 16 अक्टूबर 2025 को कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल कौन है? कृषि मंत्री है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनके द्वारा क्या किया गया है? इनके द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? किसका उद्घाटन किया गया है? ऑर्गेनिक फूड मार्केट। तो समझते हैं क्या है ऑर्गेनिक फूड मार्केट। ऑर्गेनिक फूड मार्केट। और इसी के साथ एक स्कीम और थी, एक तो ऑर्गेनिक फूड मार्केट और एक थी कृषि ज्ञान धारा। कृषि ज्ञान धारा 2.0। इन दोनों का ही उद्घाटन किया गया। कहां पर उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया दुर्गापुरा जयपुर में। जहां पर कौन सा अनुसंधान संस्थान है? अब बताओ देखें। दुर्गापुरा जयपुर में उद्घाटन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो आपके है ना, इसी अवसर के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केंद्र है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IHITC, इसकी एक पत्रिका है, उसका भी विमोचन यहाँ पर किया गया। और उस पत्रिका का नाम है हरित दर्पण।
क्या नाम है, हरित दर्पण। इस पत्रिका का भी क्या किया गया, विमोचन किया गया। तो बस आप तो इतना ध्यान में रख लेना कि यहाँ पर है ऑर्गेनिक फूड मार्केट है, इसका आयोजन या उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया, तो इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया, दुर्गापुरा में। किसने किया, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने किया। बस इतना खूब है, अपने लिए एक यही महत्वपूर्ण है, ऑर्गेनिक फूड मार्केट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किसे राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझना ध्यान से। ठीक है, कौन सा है, राजस्थान रत्न अवार्ड। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना, राजस्थान रत्न अवार्ड है, किसे दिया गया, प्रद्युमन सिंह। पहला ऑप्शन क्या है, प्रद्युमन सिंह। तो ये क्या है, ये छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ये। और अरुण चतुर्वेदी क्या है, तो ये 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण चतुर्वेदी। छाप दो फटाफट कमेंट में। फिर वासु सराफ और अंकुर अग्रवाल, वासु सराफ और अंकुर अग्रवाल, इनकी बात करें तो इन्हें प्रवासी सम्मान अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया, प्रवासी सम्मान अवार्ड दिया गया। प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025 इन्हें दिया गया, वासु सराफ और अंकुर अग्रवाल को दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर आपका उत्तर राजस्थान रत्न अवार्ड है वो अरुण चतुर्वेदी जी को दिया गया है, बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ये हो गया आपके करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के बाद हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे योजनाओं की। किसकी बात करेंगे, योजनाओं की बात करेंगे, और जो कि कौन सी योजनाएं हैं, अभिनव विकास योजनाएं। कौन सी योजनाएं, अभिनव विकास योजनाएं हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो चलिए राजस्थान की अभिनव विकास योजनाओं की बात करते हैं। पहली योजना है दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना के तहत वर्ष 2025-26 में कितने पट्टे वितरित किए जाने का प्रावधान है, बताओ देखें, कितने पट्टे वितरित किए जाएंगे ये आपको बताना है। तो इसकी घोषणा कब हुई, इस योजना की घोषणा कब की गई, तो इसकी घोषणा की गई बजट 2025-26 में। कौन से बजट में, बजट 2025-26 में इसकी घोषणा हुई। इसके बाद इसी वर्ष में लक्ष्य क्या है, या अपन कहें कि उद्देश्य क्या है, तो घुमंतुओं का सशक्तिकरण करना, नाम से ही पता चल रहा है। और कहा गया कि वर्ष 2025-26 में क्या टारगेट रखा गया कि इनको 25,000 पट्टे वितरित किए जाएंगे। 25,000 क्या वितरित किए जाएंगे, पट्टे दिए जाएंगे, ये इसका लक्ष्य रखा गया। तो उत्तर होगा डी ऑप्शन। कितने पट्टे, 25,000 पट्टे यहां पर दिए जाने का टारगेट है, वो रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री सुपोषण, ये दूसरी योजना, सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। तो सुपोषण योजना की बात करें, कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है न्यूट्री किट योजना। न्यूट्री किट महिलाओं के लिए है, तो मैंने पिंक से लिख दिया है थोड़ा, ठीक है। तो ये इस योजना में लाभान्वित कौन होगा, तो इस योजना में लाभान्वित होगी गर्भवती महिलाएं। इसके लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए है, योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है। और इसकी घोषणा भी कब की गई है, इसकी घोषणा भी बजट में की गई। कब घोषणा की गई, बजट में, बजट 2025-26 में। क्या कहा गया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 माह में, अंतिम 5 माह, गर्भावस्था के अंतिम 5 माह में क्या दिया जाएगा, पोषण की व्यवस्था की जाएगी। 5 माह में आंगनबाड़ी पर क्या किया जाएगा, पोषण की व्यवस्था की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अतिरिक्त है पोषण की व्यवस्था की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना।
तो ये किसके लिए है? गर्भवती महिलाओं के लिए है। ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो ये आपके किसके लिए है? ये मुख्य रूप से बच्चों के लिए है। तो इसमें बात करते हैं मुख्यमंत्री रोजगार योजना 2025 के तहत प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने वाले नवनियुक्त युवाओं को कितनी सहायता दी जाएगी? तो योजना अच्छी है। इसमें शर्त क्या है? देखो, शर्त यह है कि एक तो पहली बार नौकरी प्राप्त करना चाहिए। पहली बार क्या होनी चाहिए? नियुक्ति। और नियुक्ति कहाँ होनी चाहिए? निजी क्षेत्र में होनी चाहिए। और दूसरी शर्त है वेतन कितना होना चाहिए? वेतन आपके 50,000 तक ही होना चाहिए। 50,000 तक का वेतन होना चाहिए। तो यहाँ पर सहायता कितनी मिलेगी? तो यहाँ पर सहायता दी जाएगी आपको 10,000 की। 10,000 रुपये की क्या दी जाएगी? सहायता दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना 2025 के प्रथम चरण में कितने गांवों को सम्मिलित किया गया है? तो भाई ये तो क्या है, जो चयनित गांव हैं उनमें प्रथम चरण में बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया। क्या है? जो चयनित गांव होंगे उनके बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। और इसमें कितने 5,000 गांव शामिल है। प्रथम चरण में 5,000 गांव शामिल है। ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगली योजना है एग्री स्टेक योजना, और ये आपके एग्जाम में छपने लायक योजना है। कौन सी? एग्री स्टेक योजना छपने लायक योजना है। थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्री स्टेक योजना की। सभी ने याद कर रखी होगी एग्री स्टेक योजना 2025 कब से शुरू हुई? तो ये आपके 5 फरवरी को शुरू हुई थी। 5 फरवरी से 31 मार्च तक चली थी ये। 31 मार्च 2025 तक ये योजना चली थी। इस योजना के अंदर एक फार्मर आईडी बनाई गई। क्या बनाई गई? फार्मर आईडी बनाई गई। और इस फार्मर आईडी में कितने अंक होते थे, यही एग्जाम में पूछा गया था। तो इस फार्मर आईडी में 11 अंक हुआ करते थे। कितने? 11 अंक हुआ करते थे। यही प्रश्न आपके यहाँ पर बना है आज तक। ठीक है। और इसका आयोजन कैंप लगाए गए थे। इसके लिए कैंप का आयोजन किया गया और प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैंप लगाए गए थे, ग्राम पंचायत स्तर पर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कब शुरू हुई? 5 फरवरी 2025 को शुरू हुई। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रीट मेंस 2026 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। पहला टॉपिक यही है। तो 5% शामिल किए आपके एग्जाम में, शायद 5% ही आने वाले मेरे हिसाब से। तो बाकी आप देख लेना, इतना ही वेटेज है इसका। तो पहला प्रश्न आपके सामने, अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो। फिर पहला प्रश्न ये लो, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? डिफरेंस इंजन, ये कलर आपको दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल आसानी से। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था, ये बताओ। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था भाई? चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हरमन हॉलरिथ ने। किसने किया था? हरमन हॉलरिथ ने किया था। कंप्यूटर का सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट क्या है? यहाँ पर आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क क्या है? होमवर्क आपके लिए ये है कि केबी की फुल फॉर्म लिखो, एमबी की फुल फॉर्म लिखो, जीबी की लिखो, टीबी की लिखो, पीबी की लिखो, और कौन सा रह गया? और वैसे तो बहुत होता है, इतने लिख देना। ठीक है। इनकी क्या करनी है? इन सभी की फुल फॉर्म लिखनी है। फुल फॉर्म लिखो। कहाँ लिखो? कमेंट बॉक्स में। किस किस की सही होगी सबका वहां पर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। सबको वहां पर रिप्लाई मिलेगा।
सबको दिल दिया जाएगा वहां पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ो। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर, परम 8000 है क्या पहला सुपर कंप्यूटर? बताओ देखें। परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो आईआईटी दिल्ली, बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आईआईटी कानपुर, सीडेक, किसने किया? तो ये किसने किया? सीडेक ने किया। सीडेक का मुख्यालय कहाँ है? पुणे, पुणे में है। आगे बढ़ो। सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? अबेकस, मार्क फर्स्ट, एनिएक, यूनिबैक। तो पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिएक था, बिल्कुल करेक्ट। तो ये थी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।